फ्रिंटलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म एंड एड्सॉर्प्शन आइसोबार्स जो भी हम आज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। एड्सॉर्प्शन क्या होती है? किसी भी सरफेस पे कोई, यानी एक तो हम एड्सॉर्बेट लेते हैं, एक हम एड्सॉर्बेंट लेते हैं। एड्सॉर्बेंट जिसके सरफेस पे हमने एड्सॉर्ब करवाना होता है और एड्सॉर्बेट जो कि उसके सरफेस पे एड्सॉर्ब होता है। तो जो भी हमारा एड्सॉर्प्शन होता है एक पर्टिकुलर सरफेस पे, एड्सॉर्प्शन इंक्रीज करती है अगर हम प्रेशर एक क्लोज वेसल में करवा रहे हैं। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज करती है, जबकि उस टाइम पे हमने जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट लिया हुआ है। अगर हमारा टेम्परेचर लो है तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होगी गैस की वो इंक्रीज करेगी वेरी रैपिडली अगर हम प्रेशर को ज़्यादा करेंगे। यानी कि हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। हमने क्या क्या फिजिकल एड्सॉर्प्शन कर रहे हैं, टेम्परेचर लो है, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एड्सॉर्प्शन होगी। ठीक, अगर टेम्परेचर को हाई करेंगे, ठीक है, तो जो एड्सॉर्प्शन है थोड़ी रिलेटिवली लेस होगी। अब इस इफेक्ट में क्या होता है, अगर हम प्रेशर और का इफेक्ट देखें तो इसमें एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है। हमने क्लोज वेसल लिया है, क्लोज वेसल में वाटर वेपर्स हैं और एक सिलिका जेल जिसके अंदर प्लेस है जो कि एड्सॉर्बेंट की तरह काम कर रही है। तो कुछ टाइम बाद ये वाटर वेपर्स उसके सरफेस पे आ जाते हैं, यानी कि सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाते हैं और इसको ये जो है इसे एड्सॉर्बेट कहा जाता है, जिसने एड्सॉर्ब होना है, और जिसने सरफेस पे एड्सॉर्ब करना है वो एड्सॉर्बेंट होता है और इस प्रोसेस को एड्सॉर्प्शन कहते हैं। अब इसमें इक्विलिब्रियम प्रोसेस आता है। फिजिकल की बात कर रहे हैं, फिजिकल में, केमिकल में कोई इक्विलिब्रियम प्रोसेस नहीं होता। अब देखिए इसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम कैसे आता है कि जो एड्सॉर्बेट होता है जैसे कि गैस है और एड्सॉर्बेंट पे जिसने एड्सॉर्ब होना है, अगर ये क्लोज वेसल में हो रहा है तो ये क्या होगा कि सबसे पहले गैस कंडेंस होगी, कंडेंस होकर वो एड्सॉर्ब होगी सॉलिड के सरफेस के ऊपर, तो गैस एड्सॉर्ब होगी और उसमें से हीट प्रोड्यूस होगी। लेकिन इसमें क्या होता है, ये रिवर्सेबल प्रोसेस होता है, यानी कि गैस इवेपोरेशन होके फिर से गैस और सॉलिड में स्प्लिट टूट जाती है, यानी कि अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सेबल प्रोसेस होता है, इसमें इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है और जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है, यहाँ पे एड्सॉर्प्शन होता है, ये डिसॉर्प्शन होता है। तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इक्वल टू होता है रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के, वो होता है इक्विलिब्रियम। और कितने अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब हो रही है किसी भी सरफेस पे, ठीक है, यानी कि एड्सॉर्बेंट पे कितने अमाउंट ऑफ गैस जो एड्सॉर्ब हो रही है एड्सॉर्बेंट पे, तो वो ये डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। अब कितने अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब हो रही है डिपेंड करता है कि सरफेस एरिया पे, कि जो एड्सॉर्बेंट है उसका सरफेस एरिया कितना है और जो मास है वो कितना है, इस चीज पे डिपेंड करेगा। अब देखिए जो एड्सॉर्प्शन होती है उसे x अपॉन m से रिप्रेजेंट किया जाता है, x अपॉन m से, जिसमें ये चीज क्या है, इसमें जो x अपॉन m है, ये जो m है ये मास ऑफ एड्सॉर्बेंट होता है, यानी कि एड्सॉर्बेंट उसका कितना मास है, और ये जो x है ये रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ एड्सॉर्बेट, यानी एड्सॉर्बेट कितना है, तो इसे x अपॉन m लिया जाता है। m स्मॉल m जो कि मास ऑफ एड्सॉर्बेंट होता है और x मास ऑफ एड्सॉर्बेट होता है। जब एड्सॉर्प्शन में फिर इक्विलिब्रियम आता है तो x अपॉन m जो है ये रिप्रेजेंट करेगा मास ऑफ एड्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट, यानी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मास ऑफ एड्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट, ये रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां अगर हमारे पास जो सरफेस एरिया होगा पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट का, उसको स्पेसिफिक सरफेस एरिया बोलेंगे। एड्सॉर्बेंट का जो सरफेस एरिया होता है उसे स्पेसिफिक सरफेस एरिया बोलेंगे। अब इसमें जो ग्राफ है वो ड्रॉ किया जाता है,
एक तो x अपॉन m के बीच में, ये है हमारे पास x अपॉन m, और P यानी कि प्रेशर के बीच में, इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। यानी x अपॉन m की अमाउंट ऑफ गैस जो एड्सॉर्ब हो रही है पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट पे, ये है अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब हो रही है पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट पे, और जो इक्विलिब्रियम प्रेशर है एड्सॉर्बेट का एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, और इसे ही एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कहा जाएगा। अब ये हमारा ग्राफ है जो प्रेशर और x अपॉन m के बीच में ड्रॉ किया गया है। x अपॉन m क्या है? जो अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब होती है पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट पे। तो इनिशियली ये जो ग्राफ है इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो x अपॉन m इंक्रीज करेगा, तो इसके अलग अलग फॉर्मेशंस होगी। ये पॉइंट O से लेकर पॉइंट A तक इंक्रीज किया, उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद A पॉइंट के बाद ये थोड़ा ऊपर जाके कांस्टेंट आने लग गया पॉइंट B तक, और पॉइंट B के बाद ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे जहाँ पे ये कांस्टेंट हुआ है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को सैचुरेशन प्रेशर कहा जाता है। सैचुरेशन प्रेशर जिसे कि PS से रिप्रेजेंट किया जाता है। PS जो कि इक्विलिब्रियम प्रेशर होता है, यानी x अपॉन m एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचता है, मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगा जहां पे वो कांस्टेंट हो जाएगा अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। यानी कि यहां से हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो x अपॉन m क्या है? गैस एड्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट। जो अगर हम इसको प्रेशर को इंक्रीज करने हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम बाद जो है प्रेशर इंक्रीज करने से भी ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो प्रेशर होता है ये सैचुरेशन प्रेशर होता है। अब यहाँ पे इसका रिलेशन देखते हैं। देखिए इसका रिलेशन देखेंगे कि जो हमारे पास x अपॉन m यानी कि जो अमाउंट ऑफ एड्सॉर्ब हो रही है इक्विलिब्रियम प्रेशर पे, उसे हम कैसे शो करेंगे? अगर हमारे पास लो वैल्यू है प्रेशर की, यानी कि इस कंडीशन में जब प्रेशर की वैल्यू लो है, लो वैल्यू ऑफ प्रेशर, तो x अपॉन m प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, यानी कि जितना ये बढ़ रहा है इसके ये क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा, जितना प्रेशर होगा उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ेगा, तो ये प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के x अपॉन m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे k कॉन्स्टेंट आ जाएगा, P1 या फिर P भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर हाई वैल्यू है, हाई वैल्यू कौन सी? ये वाली वैल्यू, हाई वैल्यू पे x अपॉन m जो प्रोपोर्शन होगा P नोट के, यानी कि x अपॉन m इंडिपेंडेंट बन जाएगा हाई प्रेशर पे। अब इस टाइम पे ये P नोट के, x अपॉन m प्रोपोर्शनल है P नोट के, यानी कि x अपॉन m इज इक्वल टू होगा कांस्टेंट P नोट के। यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के कांस्टेंट कर दिया। और अगर इंटरमीडिएट वैल्यू की बात करें, इंटरमीडिएट रेंज की बात करें, A से B के बीच की रेंज की बात करें, तो इस टाइम पे x अपॉन m की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी प्रेशर के बढ़ने के अकॉर्डिंग। इसकी जो पावर होगी 0 से 1 के बीच में होगी, यानी कि यहाँ पे आ गया तो ये 0 है, ये 0 है, जब नीचे था तो ये 1 थी, इसको 1 लिख दिया था, हमने 1 लिखा था तो इसको 1, तो इसकी जो बीच की वैल्यू है ना ये 1 और 0 के बीच की होगी, यानी कि पॉइंट्स में भी हो सकती है, यानी कि 0.1 0.5 ऐसे हो सकती है। तो इसको हम लेंगे इंटरमीडिएट पे जो प्रेशर x अपॉन m प्रोपोर्शनल होगा P 1 अपॉन n के, इसके P की पावर 1 अपॉन n के। n जो है ये पॉजिटिव इंटीग्रल होता है, पॉजिटिव इंटीग्रल होगा। आपको के जो हमारा कांस्टेंट है ना, ये हमारा जो कांस्टेंट है ये भी इज इक्वल टू कांस्टेंट के, कांस्टेंट इज इक्वल टू के इक्वल होता है। अब यहाँ अगर हम इस इक्वेशन को लॉगरिथम में लें, लॉग में कन्वर्ट करें तो कैसे होगा?
log x, इसको log में पहले इसको करेंगे, log x अपॉन m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को k से रिप्रेजेंट करते हैं तो log k प्लस 1 अपॉन n इधर आ जाएगा, 1 अपॉन n log p यही रहेगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ होगा, log x अपॉन m अपॉन log p के बीच में। अब log x अपॉन m पहले तो कांस्टेंट है, यानी कि जो इंटीग्रल है log k वो थोड़ा कांस्टेंट है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है ये रिप्रेजेंट करेगा log k जो कि कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करा है, और इसके बाद जो है ये ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये क्या होगा, एक स्लोप होगा, और किस चीज का स्लोप है, 1 अपॉन n का। ठीक है, स्लोप 1 अपॉन n का, ये जो है ये ग्राफ है। अब इसकी ये लिमिटेशन है कि ये जो डॉटेड लाइन है बीच में, यहां से इस पॉइंट तक जो डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट की गई है, इस लाइन में कुछ डेविएशन होती है हाई प्रेशर पे, तो ये इसकी लिमिटेशन को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम एड्सॉर्प्शन देखें सॉल्यूशन में, तो एड्सॉर्प्शन का एक एग्जांपल है कि हमने एसिटिक एसिड लिया है जिसे कि हम शेक किया है चारकोल में, तो कुछ अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड जो होता है सॉल्यूशन में वो एड्सॉर्ब हो जाता है चारकोल के ऊपर, यानी जो कंसंट्रेशन है एसिड की वो डिक्रीज हो जाती है, तो एड्सॉर्प्शन हो रही है। नेक्स्ट है जो लिटमस सॉल्यूशन है, अगर लिटमस सॉल्यूशन को चारकोल के साथ शेक करते हैं तो क्या होता है, ये कलरलेस हो जाता है, क्योंकि डाई ऑफ लिटमस जो होती है वो चारकोल के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाती है। ये इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। अलग अलग फैक्टर होते हैं जो एड्सॉर्प्शन पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहले होता है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, कि एड्सॉर्बेट का नेचर कैसा है, एड्सॉर्बेंट का नेचर कैसा है, यानी जो सरफेस है वो कैसा है और जो गैस है वो कैसी है। नेक्स्ट है टेम्परेचर, एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होती है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्प्शन, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगी। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन, जो आइसोथर्म होता है, आइसोथर्म एड्सॉर्प्शन में सॉल्यूशन में, तो इसमें सोल्यूट जो के सॉल्यूशन में, तो उस टाइम में जो रिलेशन होता है x अपॉन m का, x अपॉन m क्या था, मास ऑफ सोल्यूट, अब इसमें रिप्रेजेंट किया जाएगा, कंसंट्रेशन ले रहे हैं, कंसंट्रेशन में x अपॉन m का रिलेशन जो होता है वो जो मास ऑफ सोल्यूट जो एड्सॉर्ब होगा पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट पे। अगर इसका रिलेशन देखें x अपॉन m का, इसमें x अपॉन क्या है, m क्या है, मास ऑफ सोल्यूट जो कि एड्सॉर्ब होगा पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट पे, एंड जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है वो C है। अब इसमें कंसंट्रेशन की बात हो रही है तो x अपॉन m इज इक्वल टू k C 1 अपॉन n, यानी कि पहले प्रेशर ले रहे थे अब कंसंट्रेशन ले रहे हैं। अगर कंसंट्रेशन की बात हो रही है किसी लिक्विड में, यानी सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे लोगरिथम में कन्वर्ट करें, log x अपॉन m इज इक्वल टू log k 1 अपॉन n log c, ये रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो है हमारे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। नेक्स्ट है एड्सॉर्प्शन आइसोबार्स। इसका जो ग्राफ होता है ये x अपॉन m पे और t के बीच में रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी टाइम के बीच में, यानी ये जो ग्राफ है कि कितने अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन हो रही है पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट पे, x अपॉन m एट टेम्परेचर T पे, ये है हमारे पास टेम्परेचर। एक कांस्टेंट इक्विलिब्रियम प्रेशर बनता है जिसे कि एड्सॉर्प्शन आइसोबार्स बोलते हैं। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में ये जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और ये जो ग्राफ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा फिजिकल एड्सॉर्प्शन में। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि ये ग्राफ पहले तो इंक्रीज करेगा, यानी रिएक्शन में जो होगी पहले इंक्रीज करेगी और उसके बाद वो डिक्रीज हो जाएगी। ये केमिकल आइसोबार्स यानी एड्सॉर्प्शन आइसोबार्स को रिप्रेजेंट करता है। इस टाइम पे भी प्रेशर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन आइसोबार में ये डिक्रीज होगा, जबकि केमिकल में पहले इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए
आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।